25 questions, 15 minutes. This is the reality of SSC CHSL जनरल रीजनिंग और रीजनिंग सेक्शन. अगर आपने ये पेपर स्कूल टाइम के मैथ की तरह सॉल्व किया तो बहुत सारा टाइम आप खो देंगे और बहुत सारा पेपर अनसॉल्व रह जाएगा. वेलकम टू माय न्यू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज SSC CHSL. इस सीरीज में हम 2024 का 1 जुलाई 24 का शिफ्ट 1 वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं. पिछले 3 वीडियोस में इंग्लिश सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज के वीडियो में मैं CHSL रीजनिंग के लिए आपको 5 ऐसे प्रोफेशनल शॉर्टकट सिखाऊंगा जो आपका रीजनिंग को देखने का नजरिया ही बदल देंगे. आज इस वीडियो के एंड तक आपको ये 3 ह्यूज बेनिफिट मिलेंगे. क्या? पहला, आई विल शो यू हाउ टू किल रॉन्ग ऑप्शंस बिफोर यू इवन पिक अप योर पेन. इससे आपका नेगेटिव मार्किंग का खतरा खत्म हो जाएगा. सेकंड, मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स और मेथड्स बताऊंगा एंड नॉट जस्ट दैट, आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू अप्लाई देम. इससे आप क्वेश्चंस के आंसर फुल कैलकुलेशन करके सॉल्व करने की बजाय उस मेथड को अप्लाई करके इजीली निकाल सकेंगे और ऐसा करने से एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी बिल्डअप होती जाएगी. और तीसरा, आई विल ऑल्सो हेल्प यू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स. इससे आप नंबर सीरीज और एनालॉजी वाले क्वेश्चंस को मिनटों में नहीं सेकंड्स में सॉल्व करना सीख जाएंगे. इस ट्रिपल पावर का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि अगर फाइनल एग्जाम में इस सेक्शन के अंदर आपने 5 मिनट भी बचा लिए तो आगे आने वाले डिफिकल्ट सेक्शंस के लिए आपके पास ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आप ज्यादा स्कोर कर सकेंगे. आइए शुरू करते हैं ट्रिपल फायदे वाला ये सॉल्यूशन. पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. हमें एक सीरीज दी जा रही है, उसके एक टर्म की जगह क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होगा और हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 28, 25, 22 और 30. इनमें से कौन सा सही आंसर है हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ऐसे क्वेश्चन को देख करके जल्दी से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की आपको आर्ट आनी चाहिए. देखिए, मैं आपको इसमें हेल्प करता हूं कि कैसे वो पैटर्न्स बनाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम जो सीरीज दी गई है उसे लोड करते हैं. इसके बीच के जो गैप्स हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो 40 और क्वेश्चन मार्क के बीच का तो गैप हमें नहीं मिलेगा नहीं. इसी तरह से क्वेश्चन और 18 के बीच का नहीं मिलेगा. लेकिन 18 10 के बीच का 8, 10 4 के बीच का 6 और 4 0 के बीच का 4 हमने पार्क कर लिया. तो जो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनके जो गैप्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं. तो अगर आप देखें 8 6 4 बन रहा है और अगर आप पीछे से देखें तो 4 6 8 बन रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 10 होगा. अगर 10 हुआ तो 18 प्लस 10 वो नंबर क्या हो जाएगा? 28. और अगर 28 हुआ, चेक कर लीजिए, तो बीच का गैप क्या होगा? 12. और 28 प्लस 12 इज 40, विच मीन्स हमारा ये नंबर सही है क्योंकि वो 40 हमारा मीट कर गया. तो हमारी जो गैप की सीरीज है वो आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि बीच के गैप्स क्या होंगे. तो हमारा बनता है 4 6 8 10 12. उसके बेसिस पर जो नंबर है वो हमारा हो जाता है 28. ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn शोन बिलो. तो हमें एक अल्फा न्यूमेरिक फिगर दी जा रही है CNV6N2 और एक सामने वर्टिकल मिरर रखा है mn करके और हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं. ठीक है, अब आपने इसमें हर ऑप्शन को देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना. ध्यान से देखो, तो आपने जब मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको जो लेफ्ट में है वो हमें राइट में दिखना चाहिए. ठीक है, तो राइट का जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखो. तो पहले ऑप्शन में हमें दिख रहा है वर्टिकली इन्वर्स किया हुआ, दूसरे में दिख रहा है हॉरिजॉन्टली इन्वर्स किया हुआ, थर्ड और फोर्थ में तो सी सी लिखे हुए हैं जो कि वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते. तो जो हमारा पहला ऑप्शन है सिर्फ उसमें ही वो मैच हो रहा है, बाकी को छोड़ दीजिए, इसे मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, LBXF इज रिलेटेड टू SYCM इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके ऑर्डर में दो टर्म्स दिए जा रहे हैं, उनका आपस में कोई कोरिलेशन है. इन द सेम वे TGFY इज ऑल्सो रिलेटेड AGHF. तो दो और टर्म दिए जा रहे हैं, उनका भी एक कोरिलेशन बनाया. टू विच ऑफ द फॉलोइंग ZDM के रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक. तो अब हमें क्या करना है, जो पहले दो टर्म दिए हैं उनके बीच का लॉजिक छांटना है, नेक्स्ट टू दिए हैं उसके बीच का लॉजिक देखना है, और वो दोनों लॉजिक सेम अगर बन जाए तो वो जो पैटर्न हमारा निकल आया उसको अप्लाई करते हुए ZDM के किससे रिलेट करेगा वो हमें ढूंढना होगा. और हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से हमें ढूंढना है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट गिव यू अ मेथड हाउ टू क्रैक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देख के डरो मत, अटैक करने की कोशिश करो. एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना किसी को नहीं है. ठीक है, तो आइए, ऐसे क्वेश्चंस को पार्क करने के लिए सबसे पहले ये टेबल आपके काम आएगी. जब भी आपके पास आंसर शीट आती है, रफ पेपर आता है, उसमें ABCD से लेकर के 1 to 26 तक नंबर पार्क करके एक टेबल बना लीजिए. ये टेबल बहुत काम आती है रीजनिंग के एग्जाम्स में. ठीक है, अब देखिए,
जब आपको दिया हुआ है पहला टर्म तो इसको हमने पार्क किया एल बी एक्स एफ और वो रिलेट कर रहा है एस वाई सी एम से। इसके आगे नंबर्स पार्क कर लेते हैं, तो एल की जगह 12, बी की जगह 2, एक्स की जगह 24 और एफ की जगह 6। ठीक है, इसी तरह से एस वाई सी एम इस पे नंबर पार्क कर लीजिए, तो हो जाते हैं एस की जगह 19, वाई की जगह 25, सी की जगह 3 और एम की जगह 13। ठीक है, अब आप देखें एक कुछ पैटर्न दिखता है आपको कि 12 से 19 की तरफ जाते में एक 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह 6 से 13 जाने पर हमें +7 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। बीच में जो टर्म्स दिए हुए हैं 2 से 25 जाने में, 24 से 3 जाने में, वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन नंबर की जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो ये दिख रहा है कि 2 से 3 रिलेटेड है +1 और 24 से 25 रिलेटेड है +1। अब इस हाइपोथेसिस को हम लेते हैं कि हो सकता है शायद ही हमारा पैटर्न हो। आइए आगे हम दूसरा सेट दिया हुआ है उसको हम पार्क करते हैं। तो हमारा सेकंड सेट है TGFY और AGHF। इस पे भी हम नंबर्स अपने पार्क कर लेते हैं 27, 6, 25 एंड 1, 7, 8 एंड 6। ठीक है, अब देखिए 20 से 1 जाने में क्या वो +7 हो रहा है, 20 + 7 हुआ 27 और 27th टर्म अल्फाबेट में क्या होता है 26 के बाद जो पहला अल्फाबेट आएगा दोबारा जब हम शुरू करेंगे A to Z, तो जो A पहला टर्म हो जाएगा दैट विल बिकम 1। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हुआ। सेकंड देखते हैं 25 पर, 25 + 7 कितना होता है 32 और 26 के बाद 6 टर्म जब जाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, इसलिए ये हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 7 to 8 जाते हैं तो यस इट इज +1 एंड 6 to 7 जाते हैं यस इट इज +1, which means our hypothesis is correct. The pattern which is being followed out here, it is this, that first and last letters are increased by +7 and second and third letters are increased by +1. तो इसको रखते हुए अब हम आगे का टर्म सॉल्व करते हैं। ZDM के इनके नंबर्स क्या होते हैं 26, इससे हम +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 और D जो कि नंबर 4 होता है 4 का हम +1 करेंगे तो आएगा 5, M का 13 होता है 13 से +1 करेंगे तो आएगा 14 और K इसका नंबर होता है 11, 11 को +7 करेंगे तो आएगा 18। अब 33, 14, 5 और 18 इसको अपनी टेबल में देख लेते हैं कौन कौन से लेटर्स हैं। GNER वो हमारा कौन सा टर्म है नंबर 3। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन इजीली फास्टर। फर्स्ट यू पुट द नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स, check what pattern is emerging from those numbers, apply that into the question and you will find the letters out there. Alright, प्रैक्टिस करने से ही आपको और आसान हो जाएगा। आई विल शो यू मोर क्वेश्चंस ऑन इट एज वी गो अलोंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस केयरफुली। अब कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और कुछ कंक्लूजंस लिए जाएंगे, उसको ध्यान से पढ़ना। Assuming that the information given in this statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow from the statement. तो ये एज्यूम करते हुए कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, सही हैं, ठीक है, और उसके जो कंक्लूजन्स हैं कौन से वो लॉजिकली उनको फॉलो कर रहे हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम कीज आर चेन्स, ऑल चेन्स आर लॉक्स, नो लॉक इज अ रॉक। और कंक्लूजन है नो रॉक इज अ की। सेकंड कंक्लूजन है एटलीस्ट सम कीज आर लॉक्स। और हमें 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, both conclusions 1 and 2 follow, only conclusion 2 follow, none of the conclusion follow। तीनों स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे और कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम आंसर को ऑप्ट करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। कैसे अटैक कर सकते हो इस क्वेश्चन को इजीली, वो मेथड मैं आपको सिखाता हूं। तो इसको करिए वेन डायग्राम से। सबसे आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को अटैक करने का। तो इसने कहा सम कीज आर चेन्स, हमने मान लिया कि ये जो हमारा ब्लू कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये कीज है, तो हमने के लिख दिया। और चूंकि सम कीज आर चेन्स तो हमने एक सर्कल और बना लिया, उसमें लिख दिया सी। और चूंकि सम कीज आर चेन्स है तो ओवरलैप होना चाहिए, तो दोनों को हमने ओवरलैप कर दिया। जो उनके बीच का सेक्शन होगा ओवरलैप जहां पर हो रहा है उतनी कीज चेन्स भी हैं, ये हमारा इससे इंटरप्रिटेशन निकल रही है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा ऑल चेन्स आर लॉक्स। तो चेन वाला सर्कल कौन सा था जो हमने पिंक कलर से दिखाया है, ये लॉक्स है, तो हमने एक सर्कल और बना दिया और उसका नाम रख दिया एल, एल फॉर लॉक्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो पूरी जो चेन्स थी, सी जो सर्कल था वो एल के अंदर है, विच मीन्स ऑल चेन्स आर लॉक्स। तो हमारी जो फिगर है वो उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है नो लॉक इज अ रॉक। अब अगर ये रेड सर्कल जो मैंने बनाया है आर जिसमें लिखा है रॉक है, तो इसने कहा नो लॉक इज अ रॉक, तो आर एल को टच नहीं करना चाहिए
क्योंकि अगर टच कर गया तो कोई ना कोई लॉक इज अ रॉक, ठीक है, और वो स्टेटमेंट को डिफाई कर देगा। इसलिए हम रॉक को अलग बनाते हैं, लॉक से उसको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये जो रॉक है, इट कैन बी ओवरलैपिंग ऑन द की और इट कैन नॉट बी ओवरलैपिंग ऑन द की, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है कि रॉक की भी हो सकती है और रॉक की नहीं भी हो सकती है। अब आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन 1 है नो रॉक इज अ की। हम ये नहीं कह सकते कि नो रॉक इज अ की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे अभी आपने डायग्राम पे देखा, आर कैन लाई ऑन की और आर कैन नॉट लाई ऑन की, तो देयर इज अ ग्रे एरिया आउट हियर, सो वी कैन नॉट डेफिनेटली कंक्लूड दैट नो रॉक इज अ की, ठीक है। सेकंड है एटलीस्ट सम कीज आर लॉक्स, यस दैट फॉलोज, बिकॉज लॉक का जो सर्कल है वो की को भी टच कर रहा है, इसलिए सम कीज आर लॉक्स, दैट इज बीइंग इंटरप्रेटेड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो कंक्लूजन 2 है दैट इज करेक्ट, डेफिनेटली ट्रू, बट जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है दैट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है बच्चों, समझ में आया। बहुत आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये मेथड को पकड़ के चलना, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बॉदर करे इस टाइप का, उसको इवेंट डायग्राम लगा के सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं आए, आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द राइट सॉल्यूशन ऑफ इट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड बी द सिंबल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ नॉट इक्वल टू इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो अब हमें एक, जैसे डाइस होता है उसे ओपन कर दिया और शीट को, वो हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसके ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं, उसमें एक सिंबल नॉट इक्वल टू भी है और बाकी जो सिंबल्स हैं वो बने हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा, जब हम इसे फॉर्म करेंगे क्यूब के फॉर्म में, लाइक डाइस के फॉर्म में, तो कौन सा सिंबल होगा जो नॉट इक्वल टू के सामने आएगा, और हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से हमें चूज करना है। तो इसको आप इमेजिनेशन से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। डाइस जैसे हम खेलते हैं, लूडो में खेलते हैं, सांप सीढ़ी में खेलते हैं, तो वैसे आप उस डाइस की फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो क्या होगा, जो ये म्यू बना हुआ है ये येन के सामने आ जाएगा, क्योंकि आप इसे रैप करोगे तो इन्फिनिटी ऊपर, म्यू पहुंचेगा पीछे, वो उसके सामने आ जाएगा। ये जो इन्फिनिटी है ये फोल्ड होकर के पाई के सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये फोल्ड होकर के लेफ्ट साइड में आएगा और नॉट इक्वल टू राइट साइड आ जाएगा। तो परसेंटेज और नॉट इक्वल टू आमने सामने आ जाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि नॉट इक्वल टू के सामने कौन सा होगा, तो हमारा आंसर है परसेंटेज होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो इसको रिवर्स करके वीडियो को फिर से सुनिए और इसको फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड गिव यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अब आपको एक सीरीज दी जा रही है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क, एक टर्म, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा। सीरीज है 129, 128, 124, 115, 99, और 4 हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 71, 73, 74, 72। हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे क्या आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आइए इसको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज है उनके बीच के हम गैप निकाल लेते हैं, क्या बन जाते हैं, -1, -4, -9, -16। अब आपको पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप माइनस को छोड़ दीजिए तो आपको पैटर्न दिखेगा 1, 4, 9, 16। आपको कड़क से क्लिक करना चाहिए कि ये स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर, और चूंकि माइनस के साथ चलना है तो क्या होगा, -25, और 99 के साथ जब -25 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 74। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हुआ ना इजीली सॉल्व। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने का क्वेश्चन। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट वंस, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फिगर given in the options that when put in place of question mark will logically complete the series। तो इसमें क्या है, आपको 4 फिगर्स दी जा रही हैं, आपको पता करना है 5वीं फिगर कौन सी होगी जिससे कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो कंप्लीट हो जाए, ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस होंगे। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं आपको हेल्प करता हूं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इजी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एवर क्रैक। आइए समझते हैं आसान तरीका। आइए सबसे पहले फर्स्ट 2 जो फिगर्स हैं इनको देखते हैं। तो यहां पर जो आपको एक सेट बन रहा है 4 फिगर्स का, ये देखेंगे आप सेकंड फिगर में वो रिपीट हो रहा है और एक नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और जो 3 है जो लास्ट में फर्स्ट फिगर में लिखा हुआ है वो सेकंड फिगर में ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए इस पैटर्न को हम पकड़ते हैं कि ये ऐसा हो रहा है।
अब आते हैं सेकंड और थर्ड फिगर में। अब आप देखिए यहाँ पे जो 3 और ट्राइंगल है वो इधर पे ट्राइंगल और 3 हो गया, यानी जो सेकंड पिक्चर के जो पहले दो टर्म्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं थर्ड पिक्चर में। इसी तरह से यहाँ पे जो एल और हेमीस्फेयर बना हुआ है वो यहाँ पर जाकर के अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है और हेमीस्फेयर और एल बन जा रहा है। जो बाकी का लेटर है एफ और यू वो कुछ नया आ गया, नए ने उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी तक हमारा पैटर्न ये बना कि फर्स्ट और सेकंड पिक्चर के बीच में ये पैटर्न बना कि जो चार का सेट है वो शिफ्ट हो जाता है नीचे और जो लास्ट टर्म है वो ऊपर चला जाता है। सेकंड थर्ड पिक्चर में ये बना कि पहले जो दो टर्म है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, थर्ड फोर्थ टर्म वो इंटरचेंज करते हैं और जो लास्ट टर्म है उसको हम छोड़ देते हैं। आइए अब हम इसको आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर जो चार का सेट है थर्ड पिक्चर में वो हमारा फोर्थ पिक्चर में फिर से चल रहा है, ठीक है, और यू फिर से फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचता है। इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पिक्चर का जो पैटर्न था वो अब हमारे थर्ड और फोर्थ पिक्चर में आ गया है, विच मीन्स जो सेकंड और थर्ड का जो पैटर्न था अब वो फोर्थ और फिफ्थ में आना चाहिए। तो हम ऐसी पिक्चर ढूंढेंगे जो उस पैटर्न को फॉलो करे, और वो पैटर्न क्या था हमारा कि जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। अब आप नीचे जो आंसर फिगर्स हैं उसमें देखिए कहां पर वो ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जहां पिक्चर इंटरचेंज हो रही है। तो हमें दो ऐसी जगह टर्म दिखाई दिए जहां पर इंटरचेंज होके आ गई, इसलिए ये दोनों टर्म हमारे सही हैं। और ये दो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपके आंसर नहीं हुए। अब हम आते हैं सेकंड सेट के ऊपर। सेकंड है 3 और हेमीस्फेयर, ये सेट में हमारी पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। तो जो फोर्थ पिक्चर है इसके अंदर ये पोजीशन इंटरचेंज हो रही है और थर्ड वाले में नहीं हो रही है, तो इसलिए थर्ड को क्रॉस कर देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पैटर्न पूरी तरह से फॉलो यहां पर हो रहा है। जो फिफ्थ टर्म है उसको हमने छोड़ना था क्योंकि वो पहले भी फॉलो नहीं हुआ था, कोई नया टर्म आ जाता है, इसमें भी नया टर्म आ रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? वंडरफुल। एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group। आपको चार में से तीन ऐसी चीज दिखाई जाएंगी जो एक किसी तरीके से आपस में रिलेटेड हैं और एक ग्रुप बनाती हैं। विच इज द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इन चार में से वो कौन सा है जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। नोट द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स और देयर पोजिशन इन द लेटर क्लस्टर। तो ये हमें चार टर्म दिए जा रहे हैं, OXC, MVC, ENU एंड AJQ। इसमें हमें नोट में ये बताया कि आप इसे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स और नंबर ऑफ वॉवल्स के बेसिस पे मत डिसाइड करिए कि ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते। क्यों बोला होगा ऐसा? क्योंकि अगर आप देखें पहले ऑप्शन के अंदर एक वॉवल है, दूसरे में कोई वॉवल नहीं है, तीसरे में फिर से एक है और चौथे में फिर से एक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट 3 एंड 4 आर मेकिंग अ ग्रुप एंड सेकंड इज नॉट मेकिंग, सो सेकंड इज आंसर। उसको नोट दे दिया कि ये नहीं देखना है। The odd one is not based off the number of consonant or vowels। तो फिर अब क्या करना है, आइए देखते हैं। अगेन जब लेटर्स दिए जाएं, कुछ पैटर्न ढूंढा जाए, तो पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे पहले अपनी टेबल पाक कर लीजिए। OXC, MVC, ENU, AJQ, इन सबको पाक कर देते हैं, इनके सबके आगे नंबर पाक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनके बीच के गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 15 एंड 24 के बीच का गैप 9, 24 और 3 के बीच का गैप 5, 13 और 22 के बीच का गैप 9, 22 और 3 के बीच का गैप 7। क्यों? 3 जो होगा 26 के आगे 29 पे पहुंचेगा और 22 और 29 के बीच का गैप 7 हो जाएगा। थर्ड में देखिए 5 और 14 के बीच का गैप 9, 14 और 21 के बीच का गैप 7, 1 और 10 के बीच का गैप 9, 10 एंड 17 के बीच का गैप 7। यहां पर अगर आप देखें सेकंड टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 9 एंड थर्ड टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 7। ये पैटर्न 3 में फॉलो हो रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन पहले ऑप्शन में ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इज आवर आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था मिरर वाला, कुछ उस टाइप का है, लेकिन डिफरेंस ये है तब मिरर वर्टिकल रखा था, अब मिरर हॉरिजॉन्टल रखा है। ये क्वेश्चन लेके चलना। पहले जब वर्टिकल रखा था उसकी मिरर इमेज हमें लेफ्ट टू राइट देखी थी, अब हम अप टू डाउन देखेंगे, लेकिन इनवर्स देखेंगे। जैसे पानी पे रिफ्लेक्शन आता है ऐसे देखना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या टर्म दिया हुआ है इसके अंदर, RTYZXC57। इसकी जब आप नीचे रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट लेटर आएगा वो R का रिफ्लेक्शन देखना है,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में ये हमारा रिफ्लेक्शन पूरा पूरा दिख रहा है। लास्ट का टर्म देखिए 7, तो 7 का रिफ्लेक्शन भी सही दिख रहा है, सेकंड में भी सही दिख रहा है, थर्ड में भी सही दिख रहा है, ठीक है, और फोर्थ में नहीं दिख रहा, तो फोर्थ को तो डिस्कार्ड हम पहले ही कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही हैं जिनके फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है और वो हमारे क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। अब हम वो टर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमें जल्दी से दिख सके। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ Z, तो Z जो है यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन सही बन रहा है, सेकंड में रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा, वो सीधे सीधे Z आ रहा है, और थर्ड में भी रिफ्लेक्शन Z का नहीं आ रहा, पोजीशन भी गलत आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है Z का, वो रिफ्लेक्शन सही आ रहा है, फोर्थ नंबर पे ही है। बाकी टर्म को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। T का रिफ्लेक्शन सही है, Y का रिफ्लेक्शन सही है, X का तो सेम रहेगा ही रहेगा, और C का भी सेम रहेगा, 5 का रिफ्लेक्शन भी सही आ रहा है, तो फर्स्ट बिकम्स योर आंसर, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लुकिंग एट ईच एंड एवरी टर्म, you don't need to look at, you just find out which is odd one out, find it out, mark your solution, move forward. एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट बाइंग टाइम फॉर द मैथ सेक्शन। जितनी जल्दी आप इस रीजनिंग के सेक्शन को खत्म करेंगे, उतना टाइम आप मैथ सेक्शन के लिए बचा लेंगे, जिसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। इस पार्ट में इतना ही। लेट्स कवर द रेस्ट ऑफ द सेक्शन इन द 2 parts. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.